नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NPA क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 9th के लिए अध्याय 5 शुरू करने वाले हैं और अध्याय 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है। तो जानेंगे यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके पहले जान लेते हैं कि आखिर ये यूक्लिड जो है गणितज्ञ, उन्होंने ज्यामिति का जो स्वरूप दिया हमें, ठीक है, ज्यामिति संबंधी बातें हमें समझ आई। तो आखिर ज्यामिति जो होता है आखिर है क्या, ठीक है, आया कहाँ से ज्यामिति, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ज्यामिति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और यह ज्योमेट्री जो है यूनानी भाषा के शब्द जियो और मेट्रिन से लिया गया है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि ज्यामिति का जो निर्माण हुआ, ज्यामिति जो शब्द बना, आखिर कहाँ से लिया गया, ठीक, किन किन शब्द से लेकर के बना है। तो ज्योमेट्री जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि कह सकते हैं, ठीक है। जियो का मतलब पृथ्वी या भूमि, और मेट्रिन का मतलब होता है नापना, ठीक है। यानी कि पृथ्वी को नापने के लिए, भूमि को नापने के लिए इस ज्यामिति का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री, और यह जो ज्यामिति शब्द है कैसे बना, तो यूनानी भाषा के शब्द जियो और मेट्रिन से मिलके बना है, ठीक है। अब जियो का मतलब पृथ्वी या भूमि कह सकते हैं, और मेट्रिन का मतलब नापना कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि भूमि को नापने के लिए इसका यूज़ किया गया था, प्रयोग किया गया था, है ना। तो बस इतना ही चीज़ है। और यह जो ज्यामिति की जो हमें समझ है, ज्यामिति संबंधी जितना स्वरूप है, आखिर ये बताए कौन थे, तो ये यूक्लिड बताए थे, जो कि एक गणितज्ञ थे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ज़्यादा गहराई में न जाते हुए चलते हैं इनके पॉइंट पे, आखिर यूक्लिड की ज्यामिति का जो परिचय है वो क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे हम आपको लिखे हुए हैं एक बिंदु। आप समझ सकते हैं ना, बिंदु का मतलब क्या होता है, पॉइंट, ठीक है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए, रेक्टेंगल बना दिए, आयत बना दिए, और इसका नामकरण कर दिए ABCD। तो देखिएगा, यह जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है या आयत दिख रहा है, इसका तो भाग है ना, इसका कोई भाग है, और वो भाग ये है, ठीक है। तो वही बात है, इसका, इस रेक्टेंगल का तो भाग है, लेकिन यह जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसका कोई भाग नहीं होता है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, एक बिंदु यानी कि पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। क्लियर। दूसरी बात क्या है, एक रेखा यानी कि लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि अगर हम यह रेखा खींचते हैं और इस रेखा का नाम देते हैं A और B, रेखा AB। तो देखिएगा, यह जो AB है, तो कहने का मतलब कि यह जो रेखा है, तो इस रेखा की लंबाई भी होती है, लेंथ भी होती है, जो कि आपको दिख रहा है, ये लंबाई है, ठीक। एक रेखा जो AB है, इसकी लंबाई क्या है, AB ही है। तो इस रेखा की लंबाई AB है, तो ये जो लंबाई है इसका चौड़ाई भी तो है। तो आप समझ चुके होंगे कि एक रेखा जो होती है चौड़ाई रहित, उसकी लंबाई भी होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। जैसे कि अगर ये रेखा आपको दिख रहा है, तो इस रेखा का जो सिरा है कौन सा होगा, सिरा का मतलब अंतिम छोर पे, यही ना है, और इस अंतिम छोर पे क्या है, ये है। तो इस रेखा का जो सिरा होता है वो क्या होता है, पॉइंट होता है, बिंदु होता है। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। तो वही बात है कि इस रेखा का जो सिरा है, एक बाएं तरफ वाला, एक दाएं तरफ वाला, तो यह जो सिरा है ना, वो क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, ठीक है। तीसरी बात थी। चौथी बात है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। बिल्कुल वही चीज़ है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो आपको रेखा दिख रहा है ना, यह रेखा दिख रहा है, तो स्वयं पर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, हर पॉइंट, मतलब कि यह जो रेखा बना है ना, पॉइंट से मिलके बना है। आपको सीधी सीधी हम समझाते हैं, यह जो रेखा बना है, यह रेखा पॉइंट से मिलके बना होता है। तो वही चीज़ कह रहा था,
एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ स्वयं पर मतलब स्वयं पर खुद पर इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर है एक के ऊपर है ना, तभी तो जाए कि यह क्या बना है रेखा है। तो वही कह रहा है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। चीज आपको समझ आ गया होगा है ना, स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से क्या होती है स्थित होती है, वही चीज है। और आगे है 5 नंबर, एक पृष्ठ यानी कि सरफेस। पृष्ठ का मतलब सरफेस, एक पृष्ठ। अब पृष्ठ क्या है तो वही तो समझा रहे हैं। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यह एक पृष्ठ हुआ, तो यह पृष्ठ जो है इसका क्या होती है लंबाई भी होती है और क्या होती है चौड़ाई भी होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और क्या होती है चौड़ाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ के जो किनारा होता है वह क्या होती है रेखाएं होती है। जाहिर सी बात है रेखाएं ही तो है। मान लीजिएगा यह पृष्ठ है तो किनारे पर क्या है, ये रेखा एडी रेखा नहीं है तो क्या है, ए भी रेखा नहीं तो क्या है, मतलब बीसी भी रेखा है, डीसी भी रेखा है ना। तो कहने का मतलब कि जो पृष्ठ है, पृष्ठ के किनारे क्या होती है रेखाएं होती है। चीज़ें आपको समझ आ रही है ना, वही बात है। उसके बाद क्या है 7 नंबर, पृष्ठ के किनारे, ये तो हो गया ना 6 नंबर। 7 नंबर, एक समतल पृष्ठ यानी कि प्लेन सरफेस, आप समझ चुके हैं, प्लेन मतलब एकदम सरफेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक प्लेन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। फिर वही बात आ गया, एक समतल पृष्ठ जो है वही बात, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि एक समतल पृष्ठ, जैसे मान लीजिए कि यही हो गया समतल पृष्ठ, ठीक, स्क्वायर ही बना देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ, सीधी रेखा के साथ, तो रेखा तो सीधी रेखा से बना हुआ है, सीधी रेखा से बना हुआ है ना, अब देख पा रहे होंगे। तो वही कह रहा है कि एक समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर मतलब इसी के जस्ट ऊपर, ठीक है, जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। स्वयं पर मतलब खुद पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से क्या होता है स्थित होता है, यही है। तो ये था 4 बातें, है ना। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक ये है यूक्लिड के कुछ अभिगृहित है, ठीक है, यूक्लिड के कुछ अभिगृहित है। अब यहाँ पे अभिगृहित है, अभिगृहित के बारे में हम लोग जानेंगे और अभिधारणा के बारे में जानेंगे। तो देखिए अभिगृहित और अभिधारणा जो होती है ना, वह इन्वर्सली ट्रूथ होता है, ठीक, क्या होता है इन्वर्सली ट्रूथ होता है, मतलब कि वो सच होता है, हमेशा सत्य होता है, ठीक है, सर्वव्यापी सत्य जिसे हम कह सकते हैं। तो जो अभिगृहित होता है, और ये जो अभिगृहित होता है ना, ये इमेजिन है, कल्पना किया हुआ है, ठीक है। तो वही बात, पहली चीज़ क्या है, यूक्लिड की कुछ अभिगृहित है जो कि हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। कह रहा है कि पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के ऊपर, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। जैसे आपको समझा दें कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पेन है, ठीक, और 2 पेन का 2 ढक्कन लिए हुआ है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा 2 पेन का 2 ढक्कन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर थे, ये दोनों वस्तु हैं और एक दूसरे के क्या है बराबर है, ठीक है। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। हाँ, दोनों वस्तु है जो कलम का ढक्कन है, ये दोनों एक दूसरे के आपस में क्या है बराबर है। जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। वही कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, ये वाला इसी के बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये कह रहा है वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है, दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है, बराबर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है अगला, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिंकलेसर का पेन है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो दोनों बराबर पेन है, ठीक है, दोनों क्या है बराबर है।
तो बोला क्या है, ये दोनों बराबर है, तो बराबर में हम बराबर को जोड़ेंगे तो जो पूर्ण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। समझिएगा, यह लिंक ग्लेशियर जो दोनों हैं, ये दोनों लिंक ग्लेशियर बराबर हैं, ठीक। और इन दोनों, देखिए ये दोनों लिंक ग्लेशियर बराबर हैं और ये दोनों जो ढक्कन है, ये दोनों ढक्कन भी क्या है, बराबर हैं। तो कह रहा है कि बराबर में बराबर को जोड़ा जाए तो यह जो पूर्ण है, जैसे कि ये बराबर है, इसके बराबर था, यह कलम इस कलम के बराबर था, ये कलम इस कलम के बराबर था, और यह ढक्कन जो था इस ढक्कन के बराबर था। तो वही कह रहा है कि बराबर में अगर बराबर को जोड़ेंगे, इस ढक्कन को जोड़ दिए, फिर इसमें इसको जोड़ दिए, ठीक है। तो बराबर में बराबर को जोड़े ना, तो जो पूर्ण होगा, पूर्ण का मतलब क्या हुआ, ये ढक्कन सहित, ठीक है, ये दोनों सहित, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। देखिए, इसमें इस ढक्कन को जोड़ दिए और फिर इस कलम में इस ढक्कन को जोड़ दिए, ये कलम जो था इसके बराबर था, ये ढक्कन इस ढक्कन के बराबर था, तो दोनों में बराबर बराबर जोड़े हैं। तो जो संपूर्ण है, पूर्ण का मतलब क्या हुआ, हाँ दोनों को मिला दिया गया ना, दोनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया, पूर्ण हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि दोनों कलम भी अब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों बराबर जोड़ा गया था, दोनों में बराबर जोड़ा गया था, ठीक है। वही चीज़ आपको उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से अच्छी तरह से समझ में चीज़ें आ गई होंगी। उसके बाद यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल जो होता है वो भी बराबर होता है। कहने का मतलब कि ये दोनों पेन बराबर हैं, दोनों पेन बराबर हैं, और ये दोनों बराबर पेनों में से क्या बराबर घटाया जाए, दोनों बराबर को बराबरों में से घटाया जाए, दोनों बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण है, ठीक है, इसमें से क्या किया, हम इसको बाहर कर दिए, मतलब हटा लिए या घटा लिए, इसमें से भी इसको हम क्या कर लेते हैं, मतलब कर लेते हैं ना। तो क्या हुआ, ये दोनों कलम जो था आपस में क्या था, बराबर था, और ये बराबर में से हम दोनों बराबर घटाए, मतलब क्या हुआ कि दोनों का ढक्कन जो था वो बराबर है, और बराबर में से बराबर को हटा लिए या घटा लिए तो जो बचा, यही ना शेष बचा, दोनों कलम। तो ये जो दोनों शेष बचा है ना, ये दोनों शेष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब बराबर में से अगर बराबर घटाएंगे तो जो शेष बचेगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों जो कलम है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चीज़ें आपको समझ आ रही है ना। चलिए, जो अगला पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तु जो क्या हो, परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम इस ढक्कन के ही सारे क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को क्या कर रहा है, यह ढक्कन पूरी तरह से क्या कर लेगा, ढक ले रहा है, पूरी तरह से क्या कर ले रहा है, ढक ले रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, हम आपको करके दिखा रहे हैं और इसे समझना है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो वही बात, देखिए ये दोनों ढक्कन है, तो क्वेश्चन क्या बोला कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, ये दो ढक्कन है, एक नीचे है एक ऊपर है। तो संपाती का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब कि जो नीचे वाला ढक्कन है, नीचे वाला ढक्कन, वो ऊपर वाला ढक्कन की क्या है, संपाती है। मतलब दोनों ढक्कन एक दूसरे को क्या कर लेना है, बराबर ढक ले रहा है, ठीक है। दोनों ढक्कन एक दूसरे को क्या कर लेना है, बराबर पूर्ण रूप से ढक ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों ढक्कन है संपाती है, और जब संपाती है मतलब बराबर रूप से इसको ढक ले रहा है, तो यह जो दोनों ढक्कन है, तो ढक्कन भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। वही बात है। अगला टॉप क्या है, अगला ये है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, जैसे हम आपको इसी के सारे समझाते हैं, पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। पूर्ण का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको ये ग्लेशियर पेन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ये पूर्ण है, पूर्ण है, पूरा है, तो क्या करेंगे, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये जो पूरा है अपने भाग से बड़ा होता है। भाग का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें से इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक, तो इस कलम का ये भाग हो गया, इस कलम का ये क्या हो गया, एक भाग हो गया, एक हिस्सा हो गया। तो वही कह रहा था कि जो पूर्ण होता है, मतलब पूर्ण मतलब पूरा, पूरा जो होता है अपने भाग से बड़ा होता है। अगर हम पूरे कलम की बात करें तो यह पूरा जो कलम है, तो इस कलम का ये एक भाग हुआ, इस पूरे कलम का एक ये भाग हुआ, और इस पूरे कलम का यह भी एक भाग हुआ। तो ये जो भाग है, यह पूरा के बड़े ना है, ये जो पूरा
हाँ, ये जो भाग है, ये भाग इस पूरा का छोटा है, ठीक, पूर्ण का छोटा है, यानी कि यह पूर्ण जो है वो बड़ा होता है, ये पूर्ण है, यह पूर्ण है, यह पूर्ण बड़ा होता है अपने भाग से, यानी कि यह पूर्ण जो है इससे क्या होगा, बड़ा होगा, जैसे आपको यहाँ समझा रहा है, ठीक है, दोनों चूंकि बराबर है। तो कहने का मतलब कि अभी जो है ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, पूरा है, इस पूर्ण में से अगर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं तो क्या होगा, दोनों दो भाग हो गया ना, तो यह जो भाग है इस पूरा से छोटा है, यानी कि यह पूर्ण बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि यह भाग जो है छोटा है, यह पूर्ण बड़ा है, ये भी तो एक भाग है ना, तो ये भाग छोटा है, ये पूर्ण क्या है, बड़ा है, ठीक है। आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो ये कह रहा था कि जो पूर्ण होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब पूर्ण मतलब पूरा अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। चीज़ें आपको समझ आ रही है ना। अब देखिएगा इसके बाद क्या है, इसके बाद है एक ही वस्तुओं के दुगुने से परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगुने से परस्पर बराबर होते हैं। तो देखिएगा बोला था कि एक ही वस्तुओं के दुगुने से परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगुने से परस्पर बराबर का मतलब क्या हुआ, समझिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है, ठीक है, कितना मीटर है, 2 मीटर। ए से लेकर बी तक कितना मीटर है, 2 मीटर है। इसका डबल कीजिएगा, जाहिर सी बात है अगर आप इसको डबल कीजिएगा, ठीक, तो डबल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 मीटर होगा, यानी कि ये भी क्या होगा, 2 मीटर होगा। मेरी बात बिल्कुल ध्यान समझना है। तो देखिए एक ही वस्तु का अगर दुगुना करते हैं तो परस्पर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले कोई वस्तु था ए भी, और वह उसकी जो लेंथ, जो लंबाई थी वो कितना मीटर थी, 2 मीटर। जब इसका दोगुना किए, मतलब फिर इसमें 2 से गुना किए, मतलब इस प्रकार के एक और 2 मीटर। तो जब डबल किए, दोगुना, तो 2 2 कितना हो गया टोटल। तो अब मान लीजिए पहले 2 था, अब इसका दोगुना करेंगे, जाहिर सी बात है कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। तो कह रहा था कि एक ही वस्तु का दुगुना, ये 2 मीटर का था, अब इसका दुगुना करेंगे तो कितना होगा, 4 मीटर होगा। तो जब 4 मीटर होगा तो इसमें 2 भाग बन गया, एक ए बी और एक बी सी, एक ए बी और एक बी सी बना। तो यह जो ए बी है, तो वही कह रहा है कि परस्पर बराबर होते हैं। तो यानी कि यह जो ए बी है वह किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। यह ए बी इस बी सी के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, क्योंकि बोला था ना कि एक ही वस्तु का दुगुना। यह ए बी कोई वस्तु था और इस ए बी का डबल किए, ए बी 2 मीटर का था मान के चले, तो इसका दुगुना जो होगा वो 4 मीटर होगा, दुगुना 4 मीटर। यानी कि ए से पहले बी था, अब जब दुगुना किए तो इसका नाम हो गया बी सी। यानी कि अब पूरा अगर बात करें ए सी, तो ए सी कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। और जब ए सी 4 मीटर हो गया तो यानी यहाँ पर जो 2 भाग हैं ए बी और बी सी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही तो कह रहा है। अब देखिए अगला 7 नंबर, यूक्लिड एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। बस उसका उल्टा, एक ही वस्तु का आधा परस्पर क्या होता है, बराबर होता है। आधा का मतलब समझ सकते हैं ना, कि किसी चीज़ को हम आधा कर सकते हैं ना, तो वही बात है। मान लीजिए यहीं पे समझा दे रहा आपको, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, पता है ना, 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 4 मीटर है। इसका नाम लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं सी, ठीक है, क्या नाम लेते हैं, ए और सी। इसका ये 4 मीटर, इसका आधा करेंगे तो आधा का मतलब समझते हैं ना, यहाँ अब इसका नाम हो जाएगा बी। तो यानी कि ये जब 4 मीटर है तो आधा करेंगे तो 2 2 मीटर होगा। कितना कितना मीटर होगा, 2 2 मीटर। तो वही कह रहा था कि एक ही वस्तु का जो ये वस्तु ए सी था, टोटल कितना था ए सी, इस वस्तु का जब हम आधा किए तो जब आधा करेंगे तो वो जो दोनों होंगे भाग हिस्सा, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वही तो कह रहा है, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं, जाहिर सी बात है। तो यानी कि वस्तु था ए सी, जो कि हम मान के चले 4 मीटर, जब इसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे, मान लीजिए ये कलम ही है, इस कलम का अगर आधा करेंगे तो जो 2 हिस्सा होगा, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो हम किसी भी वस्तु पे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है कि एक वस्तु जो है इसका अगर आधा करेंगे तो जो 2 हिस्सा बनेगा ए बी और बी सी, वह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यही सब था। अब चलते हैं यूक्लिड की अभिधारणा की तरफ, ठीक है, कि आखिर यूक्लिड का अभिधारणा क्या है। देखिएगा यूक्लिड की अभिधारणाएं हैं, कुछ अभिधारणाएं हैं, है ना, जो कि हम पहला आपको समझा रहे हैं। अभिधारणा 1 क्या है, अभिधारणा 1 है
एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक अन्य बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जब इसको मिलाइएगा स्केल से, ठीक है ना, तो एक सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, तो हम इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है। वही कह रहा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु, यानी कि एक बिंदु ये था और एक अन्य बिंदु ये था, तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, जो कि आपको दिखा दी खींच के, ठीक है। अभिधारणा 2 क्या कह रहा है? अभिधारणा 2 है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यह जो रेखा है वो शांत रेखा है, ठीक है। कैसी रेखा है? शांत रेखा है। यह शांत रेखा है। इस शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। देखिएगा, अगर चाहे दाहिने तरफ तो हम दाहिने तरफ भी बढ़ा सकते हैं, और अगर बाएं तरफ चाहें तो हम बाएं तरफ भी बढ़ा सकते हैं। बात को आप समझ चुके होंगे। एक शांत रेखा को क्या किया जा सकता है? अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा 3 क्या है? अभिधारणा 3 है किसी को केंद्र मानकर, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब किसी को त्रिज्या मानकर, केंद्र मान के, मान लीजिए जैसे यहाँ पे केंद्र मान लिए, सेंटर मान लिए, यहाँ पे क्या हो गया? केंद्र हो गया। अब इस केंद्र से किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई त्रिज्या खींच लेते हैं, रेडियस, ठीक है ना, चाहे जितना भी हो, हम बिना नापे कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, और इस केंद्र से हम त्रिज्या ले लिए। जब त्रिज्या खींचेंगे तो अब इस त्रिज्या से हम क्या खींच सकते हैं? एक वृत्त खींच सकते हैं, एक सर्किल हम बना सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ है। आप अब इस बात को समझ चुके होंगे ना। अब चाहे त्रिज्या छोटा बड़ा ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब कि अगर हम एक त्रिज्या लेते हैं और एक केंद्र लेते हैं तो हम उससे क्या कर सकते हैं? एक वृत्त खींच सकते हैं, खींचा जा सकता है। वही कह रहा था कि किसी को केंद्र मानकर, किसी को हम केंद्र मान लिए, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, ये आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, जो कि आपको खींच के हम दिखा दिए, ठीक है। अभिधारणा 4 क्या है? अभिधारणा 4 है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चाहे जितना भी समकोण लीजिएगा ना, मान लीजिए कि ये कोई रेखा हो गया, ठीक है, ठीक, और समकोण का मतलब समझ भी करते हैं आप 90 डिग्री, जो कि चांद के सहारे से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हम खींच दिए तो समझिएगा, ये हुआ ए, ये हो गया बी, और यहाँ पे हो गया सी। तो यहाँ जो कोण बना है, चूँकि मेरे पास अभी फ़िलहाल चांद नहीं है ना, तो हम आपको समझा दे रहे हैं कि यह कोई बिंदु बी है, ठीक है ना। तो ये बिंदु कोई बी है, इस बिंदु पे हम, ये जो ए बी रेखा है वह 90 डिग्री की कोण पे झुका हुआ है, 90 डिग्री कोण पे क्या हुआ है? झुका हुआ है। तो अब यहाँ भी हम चाहेंगे तो यहाँ भी इस बिंदु पे, इसका नाम दे सकते हैं डी, इस बिंदु पर भी हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। भले वो रेखा हो चाहे बड़ा हो, इससे बड़ा ही क्यों ना हो, इससे भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक ठीक। जब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ना, तो क्या होगा? यह कोण भी, कोण डी, कोण सी आपस में बराबर होगा। वही तो कह रहा था कि सभी समकोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। चाहे रेखा कितनी बड़ी हो कितनी छोटी, उससे कोई मतलब, ये कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है। मैटर ये है कि यहाँ पर जो एंगल बना है वह कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। यही तो था। अब देखिए, अब आगे आपको लेके चलते हैं। अब चीज़ों को समझ चुके होंगे, है ना। हम क्या कर रहे थे? अभिधारणा 4 कर रहा था कि सभी समकोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम जो कोण बी खींचे हैं वो 90 डिग्री का है, चांद के सहारे से खींचना है। ये भी 90 डिग्री का है, भले यह रेखा चाहे इस रेखा से छोटा हो। और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल खींचे हैं, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल खींचे हैं। तो सब जगह तो कोण बी, कोण डी, कोण सी 90 डिग्री ही है। तो वही कर रहा था कि जो सभी समकोण हो, चाहे रेखा बड़ी हो चाहे छोटी, उसे कोई मतलब नहीं है, वो कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन जो कोण है, कोण बी, कोण डी, कोण सी, ये 90 डिग्री का है, और ये इसलिए आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभिधारणा 5 और लास्ट है, उसको देख लेते हैं। यदि एक सीधी रेखा
यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर आपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोण से कम होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एक बार फिर समझाएंगे आपको। ये कहना क्या चाह रहा है, देखिएगा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखिए पहले सीधी रेखा बना लेते हैं। यदि एक सीधी रेखा, कहाँ गया स्केल, अपग्रेड 5 कह रहा था कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर दो अंतःकोण बनाए, मतलब कि अंतःकोण का मतलब अंदर यहाँ पे दो एंगल बनेगा, ठीक है, बना रही है। यदि दो सीधी रेखा, एक सीधी रेखा ये हो गई और एक ये हो गई, तो इन दो सीधी रेखाओं को एक अन्य सीधी रेखा इस प्रकार, मतलब इन दोनों पर गिरकर इस प्रकार कोण बनाती है कि जो दोनों अंतःकोण है या दो समकोण से क्या होता है, कम होता है। दो समकोण का मतलब समझता है ना, 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, अगर इन दोनों रेखाओं को यानी कि अनिश्चित रूप से बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करती है, प्रक्षेपित। वही नहीं कह रहा है कि एक बार समझ लीजिएगा फिर से। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर आपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, आपने एक ही ओर, देखिए एक ही ओर, इस सीधी रेखा के एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बना रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ चुका है। फिर पढ़िए, आपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाया कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। जाहिर सी बात है, इन दोनों कोणों का जो योगफल है वह 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 180 डिग्री से क्या होगा, कम है, होगा क्या, है ही कम है, दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, तो ये जो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाते हैं अगर, तो क्या होगा, देखिए बढ़ाने पर, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोण से कम होता है। अगर इन दोनों को इधर बढ़ाते हैं, इधर दाहिनी तरफ और बाएं तरफ बनाते हैं, तो ये जो दोनों सीधी रेखाएं हैं उसी ओर मिलेगा, एक दूसरे को उसी ओर मिलेगा जिस ओर यह 180 डिग्री से क्या है, कम है, यानी कि दो समकोण से कम है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा ये इधर आगे बढ़ेगा, और जब इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से कुछ होगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। तो मिल गई है ना यहाँ पे। तो वही कह रहा है कि उस ओर मिलती है, ये दोनों रेखाओं को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यह दोनों रेखाएं उसी ओर मिलेगी जिस ओर यह दो समकोण से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इधर ही कटेगा, इधर नहीं कटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए इतना मेहनत ये लिखना पड़ता है, इतना मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, बस आपके एक लाइक के लिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।